Hello, good evening to all of you. Today we start our next and last topic, curing of concrete and joint of concretes. लास्ट क्लास में हमने फिनिशिंग कर लिया था। अब उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है क्योरिंग ऑफ कंक्रीट। व्हाट इज़ क्यूरिंग? सबसे पहली बात आती है कि क्यूरिंग क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द सरफेस मॉइस्ट। सरफेस को मॉइस्ट रखने के लिए आफ्टर कॉम्पैक्शन के बाद जब हमने कंक्रीट को प्लेस कर दिया है, कंक्रीट को कॉम्पैक्ट कर दिया और वो हार्ड होने लगी है, हार्ड हो रही है, तो उस टाइम पर उसको हमें मॉइस्ट फॉर्म में रखना है। मॉइस्ट रखने के लिए जो हम उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं क्योरिंग। या फिर हम सेकंड बोल सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। हम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे इनिशियली हार्डन कंक्रीट की। जब हमारी कंक्रीट है वो इनिशियली हार्ड हो रही है उस टाइम पर फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए, तो उस मेथड को हम कहते हैं क्योरिंग। क्लियर हुआ? क्योरिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द सरफेस मॉइस्ट for hardening after compaction is called curing, or it is the process of maintaining humidity and temperature of initially hardened concrete to ensure complete hydration of cement is called curing. Now what are the objects of curing? Why we do curing? So the objects of curing, first, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर बाई इवेपोरेशन। हमने कहा था कि हम हॉट वेदर में, कोल्ड वेदर में, डिफरेंट एक्सट्रीम कंडीशंस में हम कंक्रीटिंग वर्क करते हैं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो हमने वाटर सीमेंट रेशियो लिया है उस वाटर सीमेंट रेशियो को मेंटेन करना है। हमें किसी भी तरह से कोई इवेपोरेशन नहीं होने देना है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमें क्योरिंग करनी पड़ती है। अब हम कहेंगे कि कैसे हो सकती है क्योरिंग से। मान लीजिए हमारे पास 10 लीटर्स वाटर था, ड्यूरिंग इवेपोरेशन के चलते प्लेसिंग की कॉम्पैक्शन हुआ, उस टाइम पे इवेपोरेशन से हमारा ½ लीटर वाटर एब्जॉर्ब हो गया, इवेपोरेट हो गया। तो जब हम क्योरिंग करेंगे तो वो वाटर वहाँ पर जो हमारी सरफेस है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और हमारा वाटर सीमेंट का जो रेशियो है वो मेंटेन रह जाएगा। नेक्स्ट वन, इट इम्प्रूव वियर रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ वॉल्यूम। ये उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी रेजिस्टेंस को, उसके वॉल्यूम को भी इम्प्रूव करती है, बढ़ाती है। इट इंक्रीजेज इम्परमिएबिलिटी। जब हम वाटर सीमेंट रेशियो के साथ में उसकी क्योरिंग भी कर देते हैं तो जो पोर्स रह गए थे, वो पोर्स जो एयर वॉइड्स रह गए थे उसके अंदर सीमेंट की कंप्लीट हाइड्रेशन होने से जो जेल लिबरेट होती है वो जेल उसके अंदर फिल हो जाती है, और इसलिए हम उसको कहते हैं कि जो हमारा कंक्रीट है वो डेंस हो गया, इम्परमिएबल हो गया, अब वो किसी को पास नहीं करेगा। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। इट रिड्यूसेस श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर जो श्रिंकेज होता है उसको भी रिड्यूस करती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि क्योरिंग करते किन किन मेथड से हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ क्योरिंग, फर्स्ट वन शेडिंग कंक्रीट वर्क, सेकंड वन कवरिंग सरफेस विद गनी बैग्स, नेक्स्ट स्प्रिंकलिंग वाटर, नेक्स्ट वन पॉन्डिंग मेथड, नेक्स्ट membrane curing, and last one is stream curing. These are the 6 methods of curing which are commonly used in concrete technology. So first of all we study about shedding concrete work, shedding of concrete work in hot and dry climate। जहाँ पे हमारा हॉट या ड्राई क्लाइमेट होता है उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होती है, हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है वाटर का। तो उस वाटर के इवेपोरेशन को हमें प्रिवेंट करना है कि इवेपोरेशन कम से कम हो। तो जब हमें अवॉइड करना है इवेपोरेशन को तो हम क्या करते हैं, उस सरफेस के ऊपर शेडिंग करते हैं, शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंक्रीट से। नेक्स्ट, मॉइस्चर रिटेंशन। अब मॉइस्चर रिटेंशन क्या होता है?
ये एक मेथड है हमारा, इसके जो कि यूज किया जाता है हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल मेंबर्स के लिए। इस पर्टिकुलर के अंदर हम क्या करते हैं, हम गनी बैग्स ले लेते हैं और उनको सरफेस के ऊपर कवर कर देते हैं ताकि जो हमारी सरफेस है उसको ड्राई होने से बचाया जा सके। फॉर एग्जांपल हमने एक कॉलम बनाया, हम कॉलम के चारों तरफ गनी बैग्स, मतलब इन लोकल लैंग्वेज यदि हम कहना चाहें बोरी या कोई कट्टे या कोई क्लॉथ, कोई कपड़ा जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है, उसका यूज़ करते हैं और उसको उसकी तरफ बांध के और उसको पूरा वेट कर दिया जाता है, गीला कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉइस्चर रिटेंशन। नेक्स्ट स्प्रिंकलिंग। अब बात आती है कि स्प्रिंकलिंग क्या है। वाटर शुड बी डायरेक्टेड ऑन वर्टिकल कंक्रीट सरफेस फॉर कीपिंग कंक्रीट वर्क वेट यूजिंग सोकर होजेज, लॉन स्प्रिंकलर एक्सेट्रा। अब हमारे पास कोई एक वर्टिकल या एक एंगुलर सरफेस है, हम कोई स्लैब डाल रहे हैं, फ्लैट स्लैब बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर हम पॉन्ड क्योरिंग शेडिंग कर सकते हैं, मॉइस्चर रिटेंशन कर सकते हैं। बट जब हमारी बात आती है स्प्रिंकलिंग की, हमारे पास कोई एक वर्टिकल मेंबर है या कोई एक इंक्लाइंड मेंबर है, अब उस पर्टिकुलर के ऊपर हम उसको इजीली नहीं रख सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है बार बार में वाटर को। उस मेथड को बोलते हैं स्प्रिंकलिंग ऑफ क्योरिंग मेथड। नेक्स्ट वन इज़ पॉन्डिंग। ये सबसे कॉमन मेथड है जो हम इन जनरल यूज़ करते हैं। पॉन्डिंग जो हमारा है वो सबसे कॉमन मेथड है। पॉन्डिंग में क्या किया जाता है, हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, हम उस पर्टिकुलर सरफेस को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से हम उसके ऊपर रिज बना देते हैं सैंड से या मोर्टार से। इस तरह से उसको बना के इस एक नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करके उनको वाटर इसके अंदर फिल कर दिया जाता है और इस वाटर को हम बार बार में इसके अंदर फिल करते रहते हैं कि जो हमारा वाटर है वो रिप्लेस होता रहे जो इवेपोरेशन के साथ में। मीन्स पॉन्डिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड वी बिल्ड ए रिज विद अर्थ सैंड मोर्टार टू फॉर्म शैलो पॉन्ड्स एंड फ्लड विद वाटर विदाउट स्पॉइलिंग द सरफेस। हम बिना स्पॉइल किए हुए सरफेस को उसके ऊपर वाटर को फिल कर देते हैं और उसके ऊपर वाटर स्टैंड बाई कंडीशन में रहता है। जैसे जैसे वाटर कम होता जाता है हम उसके अंदर फिर से उसको रिचार्ज करते हैं, उसको फिर से फिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मेम्ब्रेन क्योरिंग। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि इन दिस मेथड न्यूली लेड कॉन्क्रीट सरफेस इज़ कवर्ड, जो हमारी सरफेस है उसको कवर कर देता है फॉर 7 days बाय यूजिंग लिक्विड मेम्बर्स। लिक्विड मेम्ब्रेन्स की हेल्प से हम इसको कम्प्लीटली कवर कर देते हैं। दीज आर नोन एज सीलिंग कंपाउंड्स। ये सीलिंग कंपाउंड्स होते हैं। सीलिंग कंपाउंड्स की हेल्प से हम क्या करते हैं कि इसको पूरे की पूरे को एक पार्ट को कवर कर लेते हैं और इसके ऊपर जो भी रिटार्डर्स हैं, जो भी लॉस ऑफ वाटर्स है कंक्रीट से, उसको प्रिवेंट कर लेते हैं, रिटार्ड कर देते हैं लॉस ऑफ वाटर को। नेक्स्ट वन इज़ स्टीम क्योरिंग। अब बात आती है कि स्टीम क्योरिंग क्या है हमारी। ये जो स्टीम क्योरिंग है ये सबसे ज़्यादा जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं प्री कास्ट कंक्रीट। पहले कंक्रीट को बनाते हैं फिर उसको ला करके स्ट्रक्चर पे यूज़ करते हैं। इस मेथड को बोलते हैं प्री कास्ट। तो जो हमारी प्री कास्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर्टिकुलर के अंदर क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्टीम क्योरिंग की जाती है। उसके अंदर क्या जाता है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो इफ़ेक्ट होता है वो कंट्रोल किया जाता है और उसके ऊपर स्टीम की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में वाटर को उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। और ये क्या करती है, इसकी जो स्ट्रेंथ की डेवलपमेंट है कंक्रीट की वो बहुत ही जल्दी होती है, इसलिए हम उसके अंदर स्टीम क्योरिंग करते हैं। अब सबसे मेन बात तो ये आती है कि क्योरिंग करते हैं, हमें ये पता लगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों करते हैं, लेकिन कितने टाइम तक करना है, हाउ मच टाइम वी यूज़ फॉर क्योरिंग, वी कंटिन्यू क्योरिंग हाउ मच टाइम, कितने टाइम के लिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ड्यूरेशन ऑफ क्योरिंग, तो जो ड्यूरेशन होती है क्योरिंग की वो अलग अलग सीमेंट के साथ अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सीमेंट एंड टेम्परेचर। बट इफ़ वी टॉक अबाउट जर्नल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स द क्योरिंग मस्ट बी कैरिड आउट एटलीस्ट फॉर 7 days। यदि हम जर्नल इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हम जर्नली एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए, एक नॉर्मल सीमेंट के लिए नॉर्मल से नॉर्मल हम 7 days तक क्योरिंग करते हैं, 7 दिनों तक हम इसकी क्योरिंग करते हैं। नेक्स्ट वन, अब आगे नेक्स्ट जो हम बात करेंगे जॉइंट्स इन कंक्रीट। अब जॉइंट्स की क्यों ज़रूरत है, क्यों हम जॉइंट्स पढ़ रहे हैं।
भाई ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम उसको कंटिन्यू तो कंप्लीट कर नहीं सकते। कंटिन्यू हमारा स्ट्रक्चर लोड भी नहीं ले पाएगा, उतना डेड लोड नहीं ले पाता है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए उसके अंदर एक ब्रेक आता है कंस्ट्रक्शन में। उस ब्रेक के बाद मुझे दोबारा से काम शुरू करना होता है। अब दोबारा से जब हम काम शुरू करेंगे तो उसके बीच में एक जॉइंट आ गया है। दूसरा, जो हमारा टेम्परेचर और मॉइस्चर है वो चेंज करता रहता है कंक्रीट की स्लैब्स में, तो उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती रहती हैं, इसलिए भी हमें जॉइंट का प्रोविज़न लेना पड़ता है। तो जॉइंट इन कंक्रीट क्या है? जॉइंट्स आर रिक्वायर्ड और जॉइंट्स आर द प्रोविज़न फॉर फैसिलिटेटिंग ए ब्रेक कंस्ट्रक्शन। कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसके अंदर कोई रुकावट हुई, उसके बाद फिर से स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल यदि हम करंट सिनेरियो की बात करें, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 के रीज़न से अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शंस वर्क थे वो सभी वहीं पर रुक गए हैं। तो अब जैसे ही कोविड का जो हमारा ये प्रकोप है, जैसे ही कोविड-19 को हम हरा देंगे, कोरोना वायरस को हरा देंगे, उसके बाद दोबारा से हमारे वर्क स्टार्ट होंगे। तो जो वर्क स्टार्ट होंगे वो जहाँ से हमने छोड़ा उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ए ब्रेक कंस्ट्रक्शन। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एक जॉइंट आएगा, तो दैट इज़ जॉइंट्स। तो अब इन्होंने पूछा है कि हमारे से टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कौन से होते हैं। सो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, फर्स्ट वन एक्सपेंशन जॉइंट, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, थर्ड कंस्ट्रक्शन जॉइंट। 3 टाइप के जॉइंट होते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट, द जॉइंट प्रोवाइडेड टू अवॉइड एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सपेंशन जॉइंट। क्या किया जाता है, लेंथ के साथ में बीच में एक गैप दे दिया जाता है, इस पर्टिकुलर गैप को इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन जॉइंट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यदि हम समझना चाहें एक्सपेंशन जॉइंट का, तो हमने रेल की पटरी देखी होगी, रेल की पटरियाँ, रेल्स, उन रेल्स में हम देखते हो कि जॉइंट्स बने होते हैं। एक लेंथ के बाद, एक रेल लेंथ के बाद उसमें जॉइंट होता है, दैट इज़ एक्सपेंशन जॉइंट। तो हमारा एक्सपेंशन जॉइंट होता है कि जैसे ही उसके ऊपर रनिंग फेज से एक ट्रेन आ रही है उसके ऊपर से, तो उसके अंदर यदि कोई एक्सपेंशन हो रहा है ड्यू टू हीट, ड्यू टू लोडिंग कंडीशन, तो वो उसके अंदर फिल हो जाए और जैसे ही वो रिमूव हो तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, उसके चलते उसके अंदर कोई बकलिंग ना हो, इसलिए हम उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट। सेम यहाँ पे भी होता है हमारा कि यदि हमारा कोई एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन यदि अर्थक्वेक आया तो इस कंप्लीट पार्ट को ही ब्रेक डाउन कर देगा। यदि हमने इसके अंदर एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड कर दिए हैं तो ओनली इनमें से एक पर्टिकुलर पार्ट ही डैमेज होने के चांसेस होते हैं, कंप्लीट के डैमेज होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो एक्सपेंशन जॉइंट है, उनको हम यूज़ करते हैं, प्रोवाइड करते हैं उनको अवॉइड करने के लिए एक्सपेंशन कंक्रीट में, इसलिए इनको हम एक्सपेंशन जॉइंट्स बोलते हैं। सेकेंड, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, द जॉइंट्स विच आर प्रोवाइडेड टू अवॉइड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करने के लिए अलोंग विड्थ और ब्रेड्थ ऑफ स्ट्रक्चर, विड्थ या ब्रेड्थ के साथ जो करते हैं उसको बोलते हैं कंट्रैक्शन जॉइंट, और अकॉर्डिंग टू लेंथ जो करते हैं, लेंथ वाइज जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। एंड लास्ट वन इज कंस्ट्रक्शन जॉइंट, द जॉइंट विच इज़ प्रोवाइडेड बिटवीन 2 स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। मान लीजिए हमने कॉलम बनाया, कॉलम के बाद हमें एक बीम बनाना है, अब बीम के बाद कुछ टाइम के बाद हम उसमें स्लैब डालेंगे, अब यदि उसके बाद स्लैब डाल रहे हैं तो दैट इज़ ए कंस्ट्रक्शन जॉइंट। नेक्स्ट वन इज़ लोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट, कहाँ कहाँ पे लोकेशंस आती हैं हमारी, कहाँ कहाँ पर रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन के जॉइंट्स की। तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट है वो रिक्वायर्ड होता है कंक्रीट स्लैब में, जब हमारा एरिया है जो कास्टिंग का बहुत ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए हम आरपीएस कॉलेज की बात करें तो आरपीएस कॉलेज की बिल्डिंग मुझे कुछ इस फॉर्म में दिखाई देती है, इस फॉर्म में आपको आरपीएस की बिल्डिंग दिखाई देती है। तो जैसे ही इस फॉर्म में आप देखते हो तो यहाँ से लेकर और इस पॉइंट तक एक साथ कंक्रीटिंग वर्क नहीं कर सकते हम, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के तक, एक पर्टिकुलर लिमिट तक हम इसकी कास्टिंग करते हैं, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारी कि जब भी हम कहीं भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, स्लैब जो है हमारी बहुत बड़ी है, तो कास्टिंग के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड कह रहा है कि जहाँ पे भी जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए,
वहाँ पे भी हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, these joints are essential to allow horizontal displacement at right angle to joint सरफेस को हॉरिजेंटल और एज वेल एज वर्टिकल राइट एंगल पे हमारा कनेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर नेसेसरी टू ज्वाइन बीम कॉलम जंक्शन, ये मेरा एक कॉलम है, ये मेरा एक बीम है, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए भी आपको ज्वाइंट करना होता है। अब इसके ऊपर एक स्लैब आएगी, उसके लिए भी आपको एक ज्वाइंट करना होता है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड इन हॉरिजेंटल बीम फॉर लॉन्गर स्पैन। नेक्स्ट, इट इज़ प्रोवाइडेड एट 1/3 पोर्शन ऑफ बीम लेंथ के 1/3 पोर्शन पे इसको रखा जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी कि जो एक क्वेश्चन जो सिलेबस में बाकी डायरेक्टली तो नहीं है, परंतु एक बार पूछा हुआ है, टेक्निकल बोर्ड ने हमारे ने दिसंबर 2015 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे एक्सपेंशन जॉइंट के। तो एक्सपेंशन जॉइंट है वो बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए। जो एक्सपेंशन जॉइंट है वो बहुत यूज़फुल है। कैसे? वो वाइब्रेशंस को, जो हमारी वाइब्रेशंस होती है डायनेमिक लोडिंग से रोड के ऊपर, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो कि हम लोगों ने इजीली देखे होगी कि जो हमारे फ्लाईओवर्स बने होते हैं उसके ऊपर हमें कुछ इस तरह से कट्स दिखते हैं, दैट इज एक्सपेंशन जॉइंट्स। सेकंड, दे अवॉइड एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो इसके अंदर एक्सपेंशन होगा उसको भी अवॉइड कर लेगा, क्योंकि जो एक्सपेंशन होगा वो इसके अंदर फिल होके रुक जाता है। नेक्स्ट, दीज जॉइंट्स परमिट मूवमेंट ड्यू टू अर्थक्वेक के टाइम पे भी इजी मूवमेंट्स हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, एन एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू रिलीव स्ट्रेसेस, जो भी हमारे स्ट्रेसेस हैं कंक्रीट के अंदर लेटरल मूवमेंट के चलते, उनको रिलीव करने के लिए भी हम एक्सपेंशन जॉइंट का यूज़ करते हैं। तो अब बात आती है कि क्या कोई डिफेक्ट्स भी आते हैं। यस, डिफेक्ट्स भी आते हैं कंक्रीट में। तो कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं उन्हें और एक बार देख लेते हैं। डिफेक्ट्स इन कंक्रीट, फर्स्ट वन, क्रैकिंग ऑफ सरफेस में क्रैक्स आ जाते हैं, डिफॉर्मेशन हो जाती है, डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, टूटने लग जाता है पार्ट, डिसकलराइजेशन हो जाता है, उसका कलर चेंज होने लगता है, पोर्ट होल्स उसमें गड्ढे बन जाते हैं, हनीकॉम्बिंग हो जाती है। हनीकॉम्बिंग मीन्स कुछ इस फॉर्म में, यदि आपने कंक्रीट का कोई भी वर्टिकल स्ट्रक्चर बना रखा है तो इस फॉर्म में आपको कंक्रीट दिखेगा। लेकिन दूसरी बात कह रहा है पोर्ट होल्स, ये रोड की कंडीशंस के लिए तो पोर्ट होल्स का मतलब होता है गड्ढा, गड्ढे से अब बग होल्स। डिसकलराइजेशन मतलब कि जैसे कि हम नॉर्मल कंक्रीट का कलर देखते हैं वो कैसा होता है हमारा, वो नॉर्मली डार्क कलर होता है हमारा। तो अब उस पर्टिकुलर के अंदर जो उसका कंक्रीट का कलर है वो चेंज होने लग जाता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सरफेस की बात कर रहा है यहाँ पे कि जो सरफेस है उसके ऊपर डिसइंटीग्रेशन, उसके अंदर डिसमेंटलिंग स्टार्ट होती है, धीरे धीरे उसमें क्रैक्स बने स्टार्ट होते हैं, मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है वो इजीली। तो इस पर्टिकुलर टाइप से हमारे पास 6 टाइप्स के डिफेक्ट्स नॉर्मली एक कंक्रीट स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी सभी यूनिट्स 9 की 9 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि किसी को किसी भी यूनिट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज कर सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट, आपकी डाउट क्लास होगी बहुत जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।